ठीक हो। देखो अब यहाँ पे जो मैं क्लास पढ़ा रही हूँ ड्राफ्टिंग प्लीडिंग की क्लासेस में लूँगी, ठीक है? अब इसमें क्या रहेगा हमारा, मैं आपको जो पढ़ाऊँगी वो आपके एलएलबी और बीए एलएलबी के सेमेस्टर के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है? जो मैंने जो पढ़ाई की है वो मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से की है, ठीक है? तो उसके साथ जो हमारी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, ये इन सारी यूनिवर्सिटीज़ का मैं सिलेबस कवर कराऊँगी। और मैंने देखा है जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ है उनका सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? तो जो लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये डाउट रहेगा, वो ये मतलब उनको ये डाउट रहता है कि मैम जो आप पढ़ाओगे क्या वो आप कोर्ट के लिए पढ़ाओगे? तो नहीं, मैं कोर्ट के लिए नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि जो कोर्ट का जो सिस्टम रहता है ना वो बहुत अलग रहता है, ठीक है? जो आप एग्ज़ाम में लिखते हो वो बहुत डिफरेंट है और कोर्ट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट सिस्टम हमारा रहता है, ठीक है? तो अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है या कोई भी ऐसा है जो कोर्ट के लिए पढ़ना चाहता है तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड पढ़ाऊँगी। जितना हमारा एलएलबी और बीएलएलबी के लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ उतना ही पढ़ाऊँगी, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम लोग देखें तो हमारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी बहुत सारा होता है। उसमें बहुत सारे आपके ड्राफ्ट रहते हैं, बहुत सारी प्लीडिंग्स रहती हैं, एप्लीकेशंस रहती हैं, क्रिमिनल सिविल दोनों रहती हैं, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें कि ड्राफ्ट क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और वो जो हमारा बेसिक जो होगा वो सब हम लोग इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 30 दिन का है। 1 महीने के अंदर आपका प्रॉपर क्लास लगेगी। संडे का जो संडे है उस दिन आपकी छुट्टी रहेगी और बाकी के दिन आपकी क्लासेस लगा करेंगी, ठीक है? अब किसी को कुछ भी पूछना है तो वो आप पूछ सकते हो अभी माइक ऑन करके, फिर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जो सिलेबस होगा वो मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूँगी। मतलब जो भी बच्चा क्लास जॉइन करेगा उसका सिलेबस मैं देख लूँगी और जो भी चीज़ उसमें ऐड ऑन करनी होगी वो मैं देख लूँगी, ठीक है? किसी को कुछ मै पूछना है? हाँ, हाँ। मैम ये फ्री ऑफ कॉस्ट है नहीं, क्लासेस? नहीं, नहीं। इसका 1500 रुपए प्राइस है, 30 दिन की क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, हैंड रिटन टाइप्ड नोट्स रहेगा, डेली एक ड्राफ्ट प्रैक्टिस कराया जाएगा क्लास में ही। मतलब को एनी को ड्राफ्ट? हाँ, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी ड्राफ्ट, जैसा मतलब जैसे हम लोग एक होता है ना कि हम लोग ए-बी-सी-डी से स्टार्ट करते हैं, तो वैसे ही। पहले ड्राफ्ट क्या होता है, पहले उसे समझेंगे, फिर उसके बाद कि कितने तरह के ड्राफ्ट हैं, प्लीडिंग क्या होता है। अब हमारा ये जो ड्राफ्ट और प्लीडिंग है, ये हमारा सीपीसी में भी डील करता है, तो सीपीसी में क्या डील करता है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग साथ के साथ पढ़ते जाएँगे। जो ड्राफ्ट रहेगा डेली, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं आपको गिफ्ट डीड कराऊँगी, तो कल फिर मैं उसी का आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूँगी क्लास में 15 मिनट में। ये मेरा रहता है कि आखिरी के 15-20 मिनट में मैं प्रैक्टिस कराती हूँ और उससे पहले मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है? ठीक है। हुँ। और किसी को कोई डाउट? अदरवाइज़ फिर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है? ये तो 2 दिन का डेमो है, डेमो क्लास के बाद हमारी प्रॉपर क्लास लगेगी, प्रॉपर 7 बजे से 8 बजे तक और नोट्स आपको साथ के साथ प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। ठीक है? 1 सेकंड यार। ठीक है? मैं किसी को भी ऐड नहीं करूँगी। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, टाइम होता है, ठीक है? अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, अब सबसे पहले क्या है, अब आपसे कोई पूछ ले कि ड्राफ्ट क्या होता है? ये ना शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एलएलबी और बीएलएलबी के एग्जाम में कि ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्टिंग क्या होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले क्या है, व्हाट इज अ ड्राफ्टिंग? देखो, ड्राफ्ट का मतलब क्या है कि एक एक ना इसमें फॉर्मेट दिया जाता है आपको। एक इसमें क्या दिया जाता है, एक फॉर्मेट दिया जाता है, आप उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हो। ड्राफ्टिंग रेफर्स टू प्रिपेयरिंग अ रिटन लीगल डॉक्यूमेंट, हमेशा इसमें आपको एक वर्ड याद रखना है, लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है? यहाँ पे क्या रहता है, जो ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग क्या करता है, प्रिपेयर करता है एक रिटन, रिटन ओरल नहीं, रिटन लीगल डॉक्यूमेंट, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि एग्रीमेंट। अब देखो, अब मैं और फॉर एग्जांपल मेरी फ्रेंड है वीना, अब हम दोनों क्या कर रहे हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो भी हम लोग रिटर्न में करेंगे, ओरली तो नहीं करेंगे, क्योंकि आप सब लोगों को पता है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि ये सारी चीजें हम लोग कैसे करते हैं,
रिटर्न में करते हैं। तो कहते हैं कोई भी चीज, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी प्लीडिंग, अभी अगर आपको प्लीडिंग का मतलब नहीं पता तो अभी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी प्लीडिंग क्या होता है। अभी सिर्फ दिमाग में रखना कि सच एज अ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, प्लीडिंग और ओपिनियंस और अदर लीगल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे ही क्या होते हैं, ड्राफ्टिंग होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं, ठीक है, और वीना, हम दोनों क्या कर रहे हैं, हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग प्रॉपर अपना नाम लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, ये तो हर एक इंसान लिखेगा ना, हैंड रेस करो। अब जब भी आप कोई भी चीज ऑनलाइन ऑर्डर करते हो या कुछ भी करते हो तो अपना एड्रेस वगैरह तो सब लिखोगे, नाम लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, ठीक है, क्या पिन कोड है वो सारी चीज लिखोगे। ठीक है, अब आप कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का कर रहे हो उसके बारे में मेंशन करोगे, आपकी क्या कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी चीज मेंशन करोगे। तो ये एक फॉर्मेट बना रहता है ड्राफ्ट में। बात समझ आई क्या, हैंड रेस करो। ठीक है, ऐसे थम्स अप कर दिया करो, अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लिया करो। बात समझ आई ना। शंकर, सुहानी, रिया, विनोद, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या है कि एक फॉर्मेट रहता है, अभी मैं आपको एक फॉर्मेट भी दिखाऊंगी कि वो फॉर्मेट किस तरह का रहता है। इट इज अ स्पेशलाइज्ड स्किल्स। देखो अब ये क्या, ये स्पेशलाइज्ड स्किल है। एक होता है लेमैन की लैंग्वेज में लिख देना, ठीक है, ऐसा नहीं होता, कहते हैं ये एक स्पेशलाइज्ड स्किल है। ठीक है, अब हर एक इंसान ड्राफ्ट नहीं बना सकता, समझ रहे हो। अब मान के चलो कि अब किसी ने क्या किया, किसी ने इंजीनियरिंग किया, वो ड्राफ्ट नहीं बना सकता। ड्राफ्ट कौन बनाएगा, एडवोकेट ही बना सकता है। बात समझ रहे हो? क्यों बना सकता है, क्योंकि वो ऐसी है, वो एक स्पेशलाइज्ड स्किल है जो कि हर किसी के पास नहीं होती। ठीक है, जैसे मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बायो के बारे में ज्यादा पता रहता है। अब हम लोगों से कोई मैथ के बारे में पूछ ले या बायो के बारे में पूछ ले तो हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि हमने उसमें स्पेशलाइज नहीं किया है। दैट रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस। कहते हैं ये जो ड्राफ्टिंग होती है, अगर आपको ड्राफ्टिंग करनी है तो ड्राफ्टिंग करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको उसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अगर आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो तो आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ड्राफ्ट आप नहीं कर सकते, आप ऐसी ड्राफ्टिंग बना ही नहीं सकते हो। और उसके अंदर भी आपको क्या चाहिए, लीगल कंसेप्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी का मर्डर हो गया, अब मेरे को किसी की बेल करवानी है, अब बेल करवाने के लिए क्या एप्लीकेशन लिखूंगी, अब मुझे नहीं पता तो मैं अच्छी वकील नहीं बन पाऊंगी। बात समझ गए ना। अगर मुझे एक अच्छा वकील बनना है तो ड्राफ्टिंग आना बहुत जरूरी है। ठीक है, और बहुत डिमांड रहती है ड्राफ्टिंग की हमारे कोर्ट में। जैसे बहुत सारे ऐसे एडवोकेट है जो खुद ड्राफ्टिंग नहीं करते, उनको स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं ड्राफ्टिंग के लिए, तो बहुत डिमांड रहती है। ठीक है, मैं तो हर स्टूडेंट को कहूंगी कि आप लोग अपनी जो ड्राफ्टिंग है वो अच्छी कर लो। अगर आपको लिटिगेशन में जाना है तो आपकी जो ड्राफ्टिंग है वो पहले से ही अच्छी हो जानी चाहिए जब आप एलएलबी और बीएलएलबी कर रहे हो। और इसमें आप क्या लिखते हो, इंफॉर्मेशन लिखते हो। ठीक है, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, हैंड रेस कर दो। फिर आगे पढ़ते हैं। देखो अब है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ड्राफ्टिंग इज टू प्रेजेंट कंसाइन एंड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन। अब ऐसा नहीं है कि नाम पहले किसी का लिख दिया, फिर एड्रेस लिख दिया, फिर आपने कंडीशंस लिख दी, फिर आपने विटनेसेस को बुला लिया, ऐसा नहीं होता। कहते हैं इसमें आप एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते हो। जैसे हम लोग स्कूल में क्या करते थे, कुछ भी ऊपर नीचे लिख के आ गए, है ना। जैसे हम लोगों ने क्या किया, हमें जो क्वेश्चन आते थे हम पहले वो लिखते थे, हमने क्वेश्चन नंबर 9 पहले लिख दिया। कहते ऐसा नहीं होता है, आपको प्रॉपर एक फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन आपको वहां पे करना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी चीज ऊपर नीचे लिख दी है तो वो भी चीज गलत है। ठीक है, ऑफ द रेलिवेंट फैक्ट एंड लीगल प्रिंसिपल्स pertaining टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन और इशू। अब कोई भी पर्टिकुलर इशू है या पर्टिकुलर सिचुएशन है, आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो एक लीगल फॉर्मेट में। ये बस इतना ही बताता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज इन्वॉल्व होगी, इट इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग द इंफॉर्मेशन लॉजिकली एंड कोहेरेंटली इंश्योरिंग क्लियरिटी। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप कोई भी चीज लिखो तो वो क्या होनी चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बहुत क्लियरिटी से आपको वहां पे हर एक चीज को लिखना है। बात समझ गए क्या। और आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही लैंग्वेज को यूज करना है। बात समझ गए क्या, हैंड रेस कर दो। ठीक है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना।
अगर मेरी आवाज ना आए ना प्लीज एक बार बता दिया करो, ठीक है? ठीक है, आ रही है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, तो अब सबको ड्राफ्टिंग का मतलब पता चल गया, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे प्लीडिंग के बारे में, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम ही यही है, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग, है ना? अब हम पढ़ेंगे प्लीडिंग। तो आप लोगों ने सीपीसी पढ़ा होगा, तो सीपीसी में भी हमारा क्या आता है? प्लीडिंग आता है। क्या आता है? प्लीडिंग आता है हमारा सीपीसी में। और सीपीसी भी हमारा देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीसी में जो हमारा प्लेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट है, वो सारी चीजें आपको वहां पे याद करनी पड़ेंगी। इसमें भी सीपीसी के बहुत सारे सेक्शंस और बहुत सारे ऑर्डर्स आपको इसमें याद करने पड़ेंगे। अब पढ़ो प्लीडिंग क्या होता है। देखो प्लीडिंग का मतलब है कि एक होता है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ जो कौन होता है? जो केस फाइल करता है। और डिफेंडेंट कौन होता है? जिसके ऊपर केस किया जाता है और जो खुद को क्या करता है? डिफेंड करता है। अ प्लीडिंग इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। कहते हैं प्लीडिंग भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ड्राफ्टिंग भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है और प्लीडिंग भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है। जो प्लेंटिफ है, द प्लेंटिफ मतलब जो केस फाइल करता है, द प्लेंटिफ मैम, स्टेट्स द फैक्ट। हाँ जी। ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग में डिफरेंस क्या होता है? हाँ, अभी मैं पढ़ाती हूँ ना, फिर बताती हूँ, ठीक है? ओके मैम। हाँ देखो, अभी मैं ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करके ही भेजूंगी आज की क्लास में, ठीक है? मतलब सुनते रहना बस ध्यान से, ठीक है? इधर उधर ध्यान मत करना, वरना फिर वो चीज रह जाती है। अब है द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ क्या करेगा? प्लेंटिफ स्टेट्स द फैक्ट एंड रिलीफ क्लेम्ड। प्लेंटिफ क्या काम करता है? फॉर एग्जाम्पल मैं केस फाइल कर रही हूँ। अब मैं केस फाइल कर रही हूँ तो मैं उस प्लीडिंग के अंदर क्या लिखूंगी? अपने फैक्ट लिखूंगी। और मुझे क्या चाहिए? मैं चाहती हूं कि मुझे 50,000 रुपए का कंपनसेशन दे डिफेंडेंट, तो मैं अपना क्लेम लिखूंगी। मुझे क्या रिलीफ चाहिए, मैं वो लिखूंगी। और डिफेंडेंट क्या लिखेगा प्लीडिंग में? डिफेंडेंट खुद को डिफेंड करेगा कि सर मैंने तो ऐसा काम किया ही नहीं है। और वो क्या करेगा? डिनाई करेगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बात समझ आई? ये है प्लेंटिफ और ये है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ जो केस फाइल करता है, डिपेंडेंट वो जिसके ऊपर केस फाइल किया जाता है। अब आगे पढ़ो। द प्लीडिंग्स हेल्ड द कोर्ट अंडरस्टैंड व्हाट द डिस्प्यूट इज अबाउट। Excuse me, ma'am. हाँ, Ma'am, please explain again about defendant. डिफेंडेंट देखो, आप प्लेंटिफ का मतलब समझते हैं? Yes, ma'am. हाँ, तो डिफेंडेंट कौन होता है? डिफेंडेंट वही होता है जो खुद को डिफेंस करता है, खुद को बचाता है कि मैंने गलत काम नहीं किया। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि डिफेंडेंट रिस्पॉन्ड्स विद डिफेंसेस। वो अपने हक में, अपने फेवर में डिफेंस लेकर आएगा और डिनाई करेगा कि मैंने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया है। बस, सिंपल। बात समझ गए? Yes, ma'am. अब आगे देखो। Pleadings helped the court understand what the dispute is about and what issue need to be decided। अब इसमें बोलता है कि प्लीडिंग के अंदर, कि प्लीडिंग जब आप प्लीड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने केस फाइल किया किसके ऊपर? रिया के ऊपर, ठीक है? अब जब मैंने केस फाइल किया रिया के ऊपर, तो मैंने तो वहां पे लिख दिया कि मुझे रिया से 50,000 रुपए का क्या चाहिए? कंपनसेशन चाहिए, क्योंकि मेरा नुकसान हो गया। फॉर एग्जाम्पल मेरी बाइक टूट गई, है ना? अब यहाँ पे जो जो हमारी रिया है, रिया क्या है? डिफेंडेंट है। और रिया खुद को डिफेंड करेगी कि नहीं सर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, या गलती से हो गया कुछ भी। तो कहते हैं यहाँ पर क्या लिखे जाएंगे? यहाँ पे इश्यूज लिखे जाते हैं। प्लीडिंग के अंदर क्या लिखा जाएगा? इश्यूज। क्या डिस्प्यूट है मेरे और रिया के बीच में? क्या डिस्प्यूट है वो लिखा जाएगा। क्या इश्यूज है मेरे और रिया के बीच में? मैं क्या क्लेम कर रही हूँ, रिया क्या डिफेंस ले रही है, वो सारी चीजें लिखी जाएंगी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लो कि प्लीडिंग होती है तीन तरह की। एक होता है प्लेंट, एक होता है रिटन स्टेटमेंट। पहले तो यही दोनों चीजें आपको याद करनी है। एक होता है प्लेंट। प्लेंट किसके द्वारा किया जाता है? प्लेंटिफ के द्वारा। फिर रिटन स्टेटमेंट दिया जाता है डिफेंडेंट के द्वारा। क्या बात समझ आई? इतना आप सब लोगों को पता होगा कि जो प्लेंट, आपने सीपीसी में पढ़ा होगा कि जो प्लेंट है वो प्लेंटिफ देता है, रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट देता है। अब मैं आपको इसका डिफरेंस बताती हूँ। देखो, मैंने आपको पढ़ाया ड्राफ्टिंग। मैंने ड्राफ्टिंग में बताया कि लीगल इंस्ट्रूमेंट है या फिर एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसका एक फॉर्मेट है।
देखो ड्राफ्टिंग तो किसी भी चीज का हो सकता है। एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट का, एग्जाम्पल सेल डीड हो गई। सेल डीड भी तो कॉन्ट्रैक्ट है एक। मैं अपनी प्रॉपर्टी रिया को बेच रही हूं तो वो भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया। फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट डीड हो गया। ठीक है, एक एप्लीकेशन हो गई बेल की, एप्लीकेशन बेल की क्रिमिनल में। तो ये सारे ड्राफ्ट हैं। लेकिन प्लीडिंग में क्या आएगा? प्लीडिंग में आएगा प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। याद रखोगे क्या? इसमें कोई प्लेंटिफ डिफेंडेंट नहीं है, इसमें प्लेंटिफ डिफेंडेंट है। प्लीडिंग में क्या है? एक प्लेंटिफ है और एक डिफेंडेंट है। प्लेंटिफ केस फाइल करता है और डिफेंडेंट खुद को क्या करता है? डिफेंस करता है। अब बात समझ आई कि इसमें डिफरेंस क्या है। और क्योंकि देखो प्लीडिंग का भी तो एक फॉर्मेट होता है, ऐसे थोड़े कि आप सीधा जाके केस फाइल कर दोगे, या ऐसे ही आपने अपनी पूरी कहानी लिख दी कि इसने मेरी बाइक ठोक दी, मुझे कंपनसेशन चाहिए, ऐसा नहीं होता। उसमें भी तो आप हर एक चीज को मेंशन करते हो ना कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, मेरे साथ ऐसा हुआ, इस तारीख को ऐसा हुआ, प्रॉपर डेट डे, हर एक फादर नेम सन नेम, हर एक चीज लिखी जाती है ना प्लीडिंग में भी। तो कहते हैं प्लीडिंग भी एक फॉर्मेट है। बात समझ आई? हाँ। ठीक है, तो प्लीडिंग भी क्या है? एक फॉर्मेट है। अब इसको और अच्छे से एक बार हम लोग समझ लेते हैं। एक हमारा प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट रह गया, वो भी कर देते हैं। प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट देखो, अब ये हमारा है प्लेंट और ये है रिटन स्टेटमेंट। क्या कोई मेरे को बता सकता है कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट क्या होता है? देखो सुनो, प्लेंट किसके, अब फॉर एग्जांपल मैं हूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने केस फाइल किया किसके ऊपर? रिया पर, ठीक है। Written statement given by the defendant, madam. हम्म, और प्लेंट? Plaintiff by the plaintiff. हाँ ठीक है, ठीक है। ये तो मैंने अभी बताया, अभी मैं और मतलब इसको और डिटेल में बताती हूँ ताकि आपको प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग का डिफरेंस समझ आ जाए। ठीक है, अब देखो, अब जैसे आप बस कुछ मत समझो, बस आप एक एग्जांपल लेके चलो कि मैं हूं, मैंने क्या किया, मैंने केस फाइल किया रिया पर। मैं क्या हूं? प्लेंटिफ। और रिया क्या है? डिफेंडेंट। ठीक है, अब आगे समझो कि मैंने जब केस फाइल किया तो ये रहा मेरा प्लेंट। मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा कि मैं तो प्लेंटिफ हूँ। मैंने यहाँ पे रिया का नाम लिखा, मैंने लिखा कि ये है डिफेंडेंट। भाई इसने इतनी तारीख को 2/2/26 को इसने क्या किया, मेरी जो एक्टिवा है या बाइक है उसको ठोक दिया, और मुझे क्या हो गया? नुकसान हो गया। ये मैंने बनाई 7-8 पेजेस की प्रॉपर पूरी कहानी लिखी कि उस दिन मैं जा रही थी, यहाँ से जा रही थी, मेरा एड्रेस ये है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, प्रॉपर प्रॉपर बनाई। ये होती है प्लेंट। लेकिन रिटन स्टेटमेंट, अब मैंने ये प्लेंट लगा दी कोर्ट में। अब कोर्ट कहेगा रिया को कि रिया, आपके आपके खिलाफ क्या हुआ है? केस फाइल हुआ है कि आपने ऐसा किया है, तो आप क्या करो, आप आ जाओ कोर्ट में। तो रिया फिर क्या करेगी? रिया भी फिर एक रिटन स्टेटमेंट बनाएगी, प्लेंट नहीं बनाएगी। प्लेंट कौन बनाता है? सिर्फ प्लेंटिफ बनाता है। रिया क्या बनाएगी? रिटन स्टेटमेंट। अब रिटन स्टेटमेंट में यहाँ पे रिया अपना नाम लिखेगी, यहाँ पे वो लिखेगी कि मैं डिफेंडेंट हूँ, फिर यहाँ पे मेरा नाम लिखेगी, फिर ये लिखेगी कि ये क्या है? ये प्लेंटिफ है। फिर यहाँ पे बताएगी कि पैरा नंबर 1, कि इसने जो पैरा नंबर 1 यहाँ लिखा कि यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है, मैं इस चीज को डिनाई करती हूँ क्योंकि मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया। बात समझ गए? पैरा नंबर 2, कि इसने, खुशप्रीत ने जो भी पैरा नंबर 2 में लिखा है वो क्या लिखा है? गलत लिखा है। जिसने कहा कि मैं तो वहां पर थी, लेकिन मैं तो वहां पर नहीं थी, मैं तो एक्टिवा नहीं चला रही थी, मैं तो कार नहीं चला रही थी। तो ये होता है रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट में वो अपने डिफेंस के बारे में लिखेगी, मतलब अपना डिफेंस लेगी। अभी बात समझ आई क्या? और रिटन स्टेटमेंट आपको 30 दिन के अंदर देना होता है। बात समझ आई? 30 दिन के अंदर आपको देना पड़ेगा रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट को। अभी बात समझ आई? तो ये हमारा प्लीडिंग का कंसेप्ट है। प्लीडिंग, प्लीडिंग एक क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ये भी तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है ये।
ये भी तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है और ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसमें भी दो तरह के डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि दो दो जनों के बारे में बात करता है, एक प्लेंटिफ के बारे में बात करता है, ठीक है, एक डिफेंडेंट के बारे में बात करता है। प्लेंटिफ क्या लगाता है? प्लेंट लगाता है, मतलब केस फाइल करता है। और डिफेंडेंट क्या करता है? रिटर्न स्टेटमेंट लगाएगा। रिटर्न स्टेटमेंट उसको कितने दिनों में लगानी है? 30 दिनों के अंदर उसको लगानी होती है। फिर उसके बाद इसमें हमने और क्या पढ़ा? इसमें आगे ऑर्डर्स भी आएंगे, लेकिन अभी इतना ही पढ़ना है कि बस प्लीडिंग में दो चीजें, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। अब ड्राफ्टिंग के बारे में कोई डाउट ना रह जाए, इसलिए ड्राफ्टिंग भी बता देती हूँ। ड्राफ्टिंग सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट है, सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इसमें एक फॉर्मेट दिया जाता है, आप उस फॉर्मेट को फॉलो करके अपना ड्राफ्ट बना सकते हो। लेकिन प्लीडिंग अलग है, ड्राफ्टिंग अलग है। बात समझ गए क्या? ड्राफ्टिंग के अंदर कोई भी प्लेंटिफ डिफेंडेंट नहीं आता। ड्राफ्टिंग में जस्ट एक फॉर्मेट आता है और आपको उस फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन प्लीडिंग में दो चीजें आएंगी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। क्या सबको यहां तक क्लियर है? हैंड रेज कर दो भाई, सबको क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखो। अब हम लोग प्लीडिंग के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। रहने तो यहाँ पे नहीं है। ड्राफ्टिंग, ठीक है। अब देखो प्लीडिंग, क्या सबको बात समझ आ गई? देखो, अगर आपको प्लीडिंग समझ नहीं आया तो आपको ये चीज समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो प्लीडिंग, अब प्लीडिंग के कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं। जब भी आप प्लीडिंग करोगे, जब भी मैं क्या करूंगी, मैं प्लेंटिफ या डिफेंडेंट दोनों जब भी प्लीडिंग करते हैं, जब भी रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे, तो उन्हें इन रूल्स को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। कितने तरह के रूल्स हैं? 5 तरह के रूल्स हैं। कितने तरह के रूल्स हैं? 5 तरह के रूल्स हैं। तो पहला है फैक्ट ओनली नॉट लॉ। इसमें बोलता कि जब आप प्लीड करोगे, जब आप अपना प्लेंट बनाओगे, रिटर्न स्टेटमेंट लिखोगे, तो आपको वहां पे सिर्फ फैक्ट लिखना है, लॉ के बारे में नहीं लिखना है, क्योंकि कोर्ट को ऑलरेडी लॉ के बारे में पता है। इतनी बात तो समझते हो ना कि अब यहां पर मैं बना रही हूं प्लेंट, ठीक है। मैं प्लेंट में लिख रही हूं कि सेक्शन नंबर 3 में तो ऐसा बोलता है, ठीक है। सेक्शन नंबर 3 में बोलता है कि अगर इसने ऐसा एक्सीडेंट किया तो ये मेरे को 50,000 रुपए का क्या देगा? कंपनसेशन देगा। तो कोर्ट बोलता मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका फैक्ट चाहिए। आप मुझे मत सिखाओ कि कानून क्या है। क्या है? आपको क्या लिखना है अपनी प्लेंट में? फैक्ट ओनली, नॉट लॉ। क्या लिखोगे? सिर्फ फैक्ट लिखोगे, लॉ के बारे में नहीं लिखोगे। फिर हमारा है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा बात करता है कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बात करता है। कहते हैं कोई फालतू की चीज आपको प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट में नहीं लिखनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है कॉज ऑफ एक्शन। क्या लिखना है? क्या लिखना है? कॉज ऑफ एक्शन लिखना है, मतलब किस तारीख को क्या चीज हुई, कैसे हुई, कब हुई, किसने किया, क्यों किया, वॉट एवर, ये सारा होता है कॉज ऑफ एक्शन। कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा एक्सीडेंट क्यों हो गया, कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, आप कहाँ जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, वो सारी चीजें हमारी क्या रहती हैं? कॉज ऑफ एक्शन रहती हैं, कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हो गया, ठीक है। फिर हमारा तीसरा पॉइंट है मटीरियल फैक्ट। क्या है? मटीरियल फैक्ट। ऐसा नहीं आप कोई भी बात लिख रहे हो। देखो, बात फॉर एग्जाम्पल मेरे और रिया के बीच में हमारी क्या हुई? बहस हो गई, है ना। मतलब हमारा क्या हो गया? मतलब एक्टिवा ठोक दी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने अपनी प्लेंट में लिख दिया, मैंने अपनी प्लेंट में, मुझे अपनी प्लेंट में किसके बारे में लिखना चाहिए? रिया के बारे में लिखना चाहिए। मैंने क्या किया? मैंने अपनी प्लेंट में रिया के बारे में तो लिखा नहीं,
मैंने इसकी फ्रेंड के बारे में लिख दिया जो कि है प्रिया, ठीक है। तो कहते हैं ऐसा नहीं होता, आप अपनी प्लेट में सिर्फ मटेरियल फैक्ट लिखो, आपको किसी और के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल प्रिया तो वहां पे नहीं थी, क्योंकि मेरे को तो उससे गुस्सा आया, मेरी उससे लड़ाई हो गई थी, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने प्रिया का नाम भी केस में डाल दिया ताकि प्रिया को भी क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो कहते ऐसा नहीं होता, आपको सिर्फ मटेरियल फैक्ट क्या करना होता है, लिखना होता है। क्या यहां तक क्लियर है? 3 पॉइंट्स, ठीक है। ठीक है, हैंड रेस कर दो, यहां तक क्लियर है? रिया आपको क्लियर है? अब देखो इसमें क्या होता है, आप इसमें एविडेंसेस नहीं कर सकते। देखो एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, मतलब कई लोग क्या सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि जब हम लोग प्लेंट बनाए, जब हम लोग रिटन स्टेटमेंट बनाए ना, हम उसमें अपना एविडेंस लिख दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, आप लोगों को वकील बनना है, ठीक है, और कुछ तो होंगे ऑलरेडी। तो मैं बता दूं कि आप कभी भी अपने प्लेंट में और अपने रिटर्न स्टेटमेंट में कोई भी आप एविडेंस के बारे में नहीं लिखोगे। याद रखोगे क्या, आप कभी भी एविडेंस के बारे में नहीं लिखोगे। ये नहीं बताओगे कि अच्छा इसने ऐसे किया, मेरे पास तो भाई एविडेंस है। आप ऐसा नहीं लिखोगे, क्योंकि पहले स्टार्ट तो होने दो केस। क्योंकि जब कोर्ट आपको कहेगा ना कि अब एविडेंस लेकर आओ, तब आपको एविडेंस लेकर जाना है, विटनेस को लेकर जाना है। ऐसे अपनी मर्जी से अपने आपने अपनी प्लेंट में नहीं लिखना कि मेरे पास तो ये एविडेंस है, ये एविडेंस है, ये एविडेंस है। क्योंकि अगर मैं अपने प्लेंट में ऑलरेडी लिख दूंगी कि मेरे पास ये एविडेंस है, तो रिटर्न स्टेटमेंट जो डिफेंडेंट है वो ऑलरेडी प्रिपेयर रहेगा। अगर रिटर्न स्टेटमेंट, डिफेंडेंट अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में एविडेंस को लिख देगा, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि उसने क्या लिखा है, उसके पास क्या है क्या नहीं है। तो कहते इसलिए आपको कभी भी क्या नहीं लिखना, एविडेंस के बारे में नहीं लिखना है। आपको किसके बारे में लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट के बारे में लिखना है। लिखे फैक्ट नॉट एविडेंस, एविडेंस के बारे में नहीं लिखना है। क्या बात समझ आई? भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम अपने फैक्ट में एविडेंस के बारे में लिख देंगे तो केस हमारे फेवर में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब मैंने अपने एविडेंस के बारे में लिख दिया और सामने वाले इंसान को पता चल गया, क्योंकि आपको पता है क्या कि प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट की कॉपी हमें एक दूसरे को देनी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लगाई, मैंने प्लेंट लगाई ना, तो मुझे प्लेंट की कॉपी मुझे रिया के एडवोकेट को देनी पड़ेगी। और रिया ने जो रिटर्न स्टेटमेंट दिया है कोर्ट में, उसकी रिया को रिटर्न स्टेटमेंट की कॉपी मेरे एडवोकेट को देनी पड़ेगी। आपको पता नहीं कॉपी देते एक दूसरे को, आप जो भी, अगर आप विटनेस लेकर आ रहे हो, अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो एक दूसरे को कॉपी देना जरूरी होता है। समझ रहे हो? क्योंकि पता तो चले कि सामने वाला इंसान कर क्या रहा है, ठीक है। अगर आज आपने विटनेस को प्रेजेंट किया है या आपने एविडेंस को प्रेजेंट किया है ना कोर्ट में, तो आप एक दूसरे को कॉपी देते हो कि हाँ सर ये कॉपी मुझे चाहिए, और आप वो आपको एडवोकेट ही देगा, ठीक है। एडवोकेट ही एक दूसरे को क्या देता है, कॉपी देता है। लास्ट पॉइंट हमारा है, ज्यादा इसमें कहा गया है कि आपको ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब जितना जरूरी है लिमिटेड चीजें लिखो, ठीक है। जितना जरूरी है उतना लिखो। ऐसा मत करो कि आप स्टार्ट यहाँ से हुए थे, मतलब रिया से हम लोगों ने स्टार्ट किया, लेकिन हम रिया के फ्रेंड्स के बारे में भी हमने केस के बारे में बात कर दी। भाई जिसका वहां काम ही नहीं है, जो वहां पे प्रेजेंट नहीं था, आपको उसके बारे में नहीं लिखना है। बहुत ही ज्यादा कंसाइंस होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत ही छोटा लिमिटेड लिखना है। अननेसेसरी चीजें, अननेसेसरी डिटेल्स आपको वहां पे नहीं लिखनी है। क्या बात समझ आई क्या? अब आपसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है प्लीडिंग का, इसलिए मैंने लॉन्ग में लिखवा दिया। आपसे या तो पूछा जाएगा प्लीडिंग के बारे में बताओ, तो जब प्लीडिंग के बारे में आएगा तो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट का ऐसे फ्लो चार्ट बना के मेंशन कर देना। फिर आपसे पूछा जाए चाहे नहीं पूछा जाए, लेकिन आपको ये रूल्स को प्लीडिंग में लिख कर आना, ठीक है। अभी अभी इसको डिटेल में भी पढ़ लेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देती हूँ ड्राफ्ट का। फिर हम लोग बाकी क्लास हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग ये पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। क्या आपको ये 5 पॉइंट तो समझ आए ना, फंडामेंटल रूल्स, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? सिर्फ आपको फैक्ट लिखना है, लॉ के बारे में नहीं लिखना। कॉज ऑफ एक्शन के बारे में लिखना है, मटीरियल फैक्ट लिखना है, एविडेंस के बारे में नहीं लिखना है। लास्ट पॉइंट है बहुत ही लिमिटेड लिखना है, अननेसेसरी चीजें आपको वहां पे
नहीं लिखनी है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मेट देख लेते हैं ताकि प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग का फर्क आपको पता चल जाए। से बहुत सारे मैंने फॉर्मेट बना के रखे हुए हैं, मतलब ये तो मैंने बुक से ही लिया है, लेकिन खुद से भी मैंने काफी फॉर्मेट लिखे हैं, मैं वो भी आपको दिखा दूंगी। देखो ये होता है ड्राफ्ट, इसे ड्राफ्ट कहते हैं, इसे प्लीडिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि ड्राफ्ट इंक्लूड्स एवरीथिंग। समझ गए क्या? लिख लो, ड्राफ्ट इंक्लूड्स एवरीथिंग, हर तरह का फॉर्मेट ड्राफ्ट है, लेकिन प्लीडिंग सिर्फ प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट ही आएगा। हैंड रेस कर दो, क्या सबको याद रहेगा क्या? देखो, अब है, ये है गिफ्ट डीड, मतलब ये एक ड्राफ्ट है। तो क्या है, दिस डीड ऑफ गिफ्ट मेड ऑन इस तारीख को इसे दिया जाता है बिटवीन रिया, डॉटर ऑफ, एज अबाउट 24 years, ठीक है, एंड रेजिडेंस ऑफ, आपका एड्रेस यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिर मेरा नाम आएगा खुशप्रीत, ठीक है, फिर एज कितनी है, 22 साल, ठीक है, डोनी डोनर ये सब मेंशन किया रहा है, ये फॉर्मेट है। अब फॉर एग्जांपल मैं रिया को गिफ्ट दे रही हूँ, है ना, मैं उसे गिफ्ट दे रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि मैं हूँ, मैं अपना जो फोन है मैं रिया को गिफ्ट दे रही हूँ, मैं उससे कोई भी पैसा नहीं ले रही हूँ, कि वेयर एज द डोनी इज मेकिंग अ प्रोविजन। अच्छा ठीक है, कि यहाँ पर मैं जो गिफ्ट दे रही हूँ वो क्या है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन से दे रही हूँ, मतलब मैं, वो मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसको क्या दे रही हूँ, गिफ्ट दे रही हूँ, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ठीक है, नाउ द डीड विटनेस, अब यहाँ पे विटनेसेस की भी जरूरत रहती है, तो ये ड्राफ्ट दैट द सेट, ये सारा मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, लेकिन अभी हमने डीड के बारे में नहीं पढ़ा, तो आपको गिफ्ट डीड समझ नहीं आएगा अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि इस तरह का ड्राफ्ट होता है, कि जब भी मैं सेल करूंगी, गिफ्ट दूंगी, तो मैं इस वाले फॉर्मेट को फॉलो करूंगी। बात समझ गई? यहाँ पे डोनर के सिग्नेचर, डोनी के, यहाँ पे विटनेसेस के सिग्नेचर होंगे, नाम लिखा जाएगा, और जब भी हम लोग डीड बनाते हैं तो वहां पर 2 विटनेसेस का होना बहुत जरूरी है, याद रखना, ठीक है। जब भी हम लोग डीड बनाएंगे, जब भी हम लोग कुछ भी करते हैं, सेल परचेस या वॉट एवर कुछ भी करते हैं, वहां पे 2 विटनेसेस का होना बहुत जरूरी है। जब हम लोग रजिस्ट्री भी करते हैं ना, जब हम लोग अपनी प्रॉपर्टी को सेल परचेस करते हैं, तब भी 2 विटनेसेस का होना बहुत जरूरी है। जब कोर्ट मैरिज करते हैं तब भी 2 विटनेसेस का होना बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई भी काम करते हो तो 2 विटनेसेस का होना बहुत जरूरी है, याद रखना हमेशा। समझ गए? ये हमारा ड्राफ्ट है, ठीक है। अब किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ ले। मैं आपको दूसरे वाले वो दिखा देती हूँ, ड्राफ्ट। देखो इसमें भी काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, कि प्लीडिंग क्या है, स्कोप क्या है, ये साथ के साथ हम लोग पढ़ लेंगे। मैंने पढ़ा है ना अभी, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट, कि प्लीडिंग में क्या आता है, प्लीडिंग में 2 चीजें आएंगी, एक प्लेंट आएगा और एक रिटर्न स्टेटमेंट आएगा। प्लेंट, प्लेंट क्या होता है, प्लेंटिफ करता है, रिटर्न स्टेटमेंट कौन करता है, डिफेंडेंट करता है। अदर भी प्लीडिंग्स होती हैं, तो काफी सारी चीजें हम लोग साथ के साथ पढ़ते जाएंगे। इसमें फॉर्मेट भी है नीचे, ये फॉर्मेट लिखा हुआ है, कौन सा है, इंजंक्शन का है ये तो। ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का है, कि अगर मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करानी है तो ये एक फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट फॉलो किया जाता है ज्यादातर, जितने भी हमारे कोर्ट्स रहते हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें यही फॉर्मेट रहता है, थोड़ा बहुत चेंज हर कोर्ट में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पैरा, इसे पैरा नंबर बोलते हैं, पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2, 3, 4। जब भी देखो हम लोग इसमें कभी भी एक, मतलब एक बड़े पैराग्राफ में नहीं लिखते, हर एक बात को छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखना जरूरी है।
अगर बड़े-बड़े में लिखेंगे तो भई कौन पढ़ेगा? तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो है लिमिटेड चीज़ लिखो और हर एक चीज़ को आपको क्या करना है, इस तरह से पैराग्राफ में लिखना है, छोटा-छोटा करके। हर एक पॉइंट को, एक ही पॉइंट में मतलब एक ही पॉइंट में आपको 5 फैक्ट नहीं डालने। एक पैराग्राफ में एक ही फैक्ट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये पैराग्राफ जितने मर्जी बनाओ, 20 बनाओ, 25 बनाओ, 30 बनाओ, ये आपकी मर्जी है। लेकिन वही चीज़ है कि लिमिटेड चीज़ ही आपको लिखनी होती है ड्राफ्ट में। फिर लास्ट में प्रेयर की जाती है कि हाँ भाई कि मैं प्रेयर करता हूँ कि जो भी ऑनरेबल कोर्ट है, जज है, कि मैंने जो प्लेंट लगाई है, जो भी मैंने किया किया तो उसमें आप मेरी साइड लोगे, ठीक है, आप जस्टिस दिलाओगे, ऐसा करोगे, ऐसा प्रेयर किया जाता है। मतलब आप समझ रहे हो, प्रेयर किया जाता है कि भाई मैं आपसे प्रेयर करता हूँ कि आप मेरे चीज को सुनो और ऐसा करो, जस्टिस दिलाओ, मेरे फेवर में अवार्ड करो, ये सारी चीज की जाती है। और लास्ट में इसमें वेरिफिकेशन भी किया जाता है। ये रहा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन यही होता है कि आपने ऊपर क्या चीज लिखी है वो बिल्कुल करेक्ट है, आपने कोई भी झूठ नहीं लिखा है, जो भी चीज आपने उसमें बताई है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये है, इस तरीके के फॉर्मेट होते हैं, इसे ड्राफ्टिंग बोलते हैं। समझ गए क्या? ठीक है, अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, बाकी की क्लास हमारी कल होगी। हाँ ठीक है। ठीक है, बाकी लिंक आपको इसी समय पे कल मिल जाएगा। और डेमो क्लास के बाद प्रॉपर 1 घंटे की क्लास होगी 8 बजे तक, 7 बजे से 8 बजे तक। ठीक है, ओके बाय। Thank you, ma'am. बाय।